हेलो स्टूडेंट, मैं कुमकुम शर्मा A1 एजुकेट लेंस में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस को ही हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने हार्ट को देखा था। सबसे पहले हमने हार्ट के इवोल्यूशन को देखा था कि किस तरीके से हार्ट जो है वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इवॉल्व हुआ। ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट, फिर 3 चैम्बर्ड हार्ट, फिर लास्ट में 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। उसी तरीके से हमने दूसरी चीज देखी थी, हार्ट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से उसमें चैम्बर होते हैं। मेनली हम किसकी बात करते हैं? ह्यूमन हार्ट के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके नॉर्मल क्लास स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस आपके कंपटीटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो उसको जाकर। आज की जो हमारी क्लास है, देखिए हमने हार्ट में एक चीज पढ़ा था कि हार्ट में क्या काम करता है। ये ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करता है और जो भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होते हैं वो दूसरे चैम्बर में जाकर स्टोर होते हैं। डिटेल में मैं नहीं जा रही, वो मैंने पढ़ा दिया है। मतलब कि हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड को स्टोर करना। ठीक है, और फिर बाद में उसमें ऑक्सीजन को ऐड करके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो भी टिश्यू है, जो भी सेल है, उस तक उस ब्लड को पहुंचाना, ये हार्ट का काम होता है। लेकिन ये हार्ट एक्चुअली में ब्लड को डायरेक्टली तो ऐसा तो है नहीं ना कि हार्ट खुद गया एक सेल तक पहुंचा के आया, फिर गया फिर एक सेल तक पहुंचा के, ऐसा तो करता नहीं है। तो हार्ट जो है वो कैसे, मतलब सॉरी, ब्लड जो है वो कैसे एक एक सेल तक पहुंचता है, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज पूरा का पूरा जो क्लास है वो ब्लड के ऊपर ही होगा कि ब्लड किस तरीके से एक एक सेल तक खुद को पहुंचाता है। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी उसके ब्लड में जो भी चीजें पोर की गई हैं, दी गई हैं सेल को देने के लिए, या सेल से जो भी वेस्ट मटेरियल है, CO2 है, उसको वो कैसे लेकर आता है, आज हम एक एक चीज को अच्छे से देखेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि हम सबके घर में नल लगा होता है। हम नल को ऑन करते हैं, पानी निकलने लगता है। वो पानी कहाँ से आता है? कोई ना कोई पर्टिकुलर एक जगह होती है, कोई ना कोई एक चैनल होता है जिस जो कनेक्ट होता है पाइप के थ्रू। वो पाइप आपके घर में जुड़े होते हैं, हर किसी के घर में जुड़ा होता है और उसके थ्रू पानी आता है। जैसे मान लो ये वो सोर्स है जहाँ पे पानी इकट्ठा है, ये पूरा नल ये पाइप बना हुआ है और ये पाइप फिर से कनेक्ट है हर किसी के घर में, और इसके थ्रू ही क्या होता है, जो पानी है वो सबके घर में पहुंचता है। तो पानी जो है वो कैसे पहुंच रहा है? हर एक एक के घर में कैसे पहुंच रहा है? इस पाइप के थ्रू पहुंच रहा है। इसी तरीके से जो ब्लड होता है वो भी कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारी बॉडी में पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ब्लड जो होता है वो क्या होता है, एक एक सेल तक पहुंचता है। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, आपको 3 टाइप्स पता होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरी की। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? धमनी कहते हैं। दूसरी बात हम करते हैं किसकी? वेन की, जिसको हम शिरा कहते हैं। और तीसरी हम बात करते हैं किसकी? कैपिलरी की। ठीक है, हम इन तीनों की बात करेंगे। याद रखिएगा, जैसे ये ब्लड है, मान लो ये यहाँ हार्ट होगा कहीं, वहां से आर्टरी के थ्रू, ये आर्टरी आपकी मान लीजिए, ये आर्टरी के थ्रू कहाँ आएगा आपके? ये आर्टरी के थ्रू आएगा। यहाँ से ब्लड जो है वो आर्टरी में आ जाएगा। आर्टरी जो होती है वो फिर से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आर्टीरियोल्स में। ये क्या है? आर्टरी है। ये क्या है? आर्टीरियोल्स है। ये जो आर्टीरियोल्स है ये फिर से डिवाइड हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपकी कैपिलरी में। ये इस तरीके से मान लो डिवाइड हो गई और कैपिलरी बना लेंगी। ये जो कैपिलरी होता है, जो भी सबस्टांस ब्लड के थ्रू आया है, ये यहाँ सेल होते हैं, ये जो भी सबस्टांस यहाँ पे आया वो यहाँ से सेल के अंदर जाएगा डिफ्यूजन की प्रोसेस से, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से इधर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये फिर से ज्वाइन होंगी। ये जो कैपिलरीज होती हैं ये फिर से ज्वाइन होकर क्या बना लेंगी? वेन्यूल्स बनाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ। ये फिर से ज्वाइन होकर क्या बना रही होंगी? वेन्यूल्स बनाएंगी। ठीक है, इसको बोलेंगे वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स फिर से ज्वाइन होकर क्या बना लेगा? आपका
आगे जाकर क्या बना लेगा, ये वेन्स बना लेगा। तो जो ब्लड है वो कैसे आ रहा है समझो। जो ब्लड है वो यहाँ कहीं हार्ट होगा, हार्ट के थ्रू वो आर्टरी में आएगा, आर्टरी ही डिवाइड होकर क्या बना रही है, आर्टीरियोल्स बना रही हैं, फिर ये आर्टीरियोल्स ही डिवाइड होकर क्या बना लेंगे, आपकी ये कैपिलरीज बना लेंगी। ये क्या है, आपके कैपिलरी हैं, कैपिलरी। और ये कैपिलरी ही क्या करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है या अमीनो एसिड है या फिर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, जो भी चीज ब्लड के थ्रू आया है उसको मेनली वो क्यों आया, क्योंकि उसको टिश्यू को देना है, तो वो कैपिलरी के थ्रू ही बाय डिफ्यूजन प्रोसेस वो टिश्यू तक पहुंच जाएगा। और टिश्यू में जो भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे CO2 हो गया या फिर कोई और वेस्ट मटेरियल, वो उसको किसमें डाल देगा, इस कैपिलरी में भेज देगा। ठीक है, फिर ये कैपिलरी वेन्यूल्स में कन्वर्ट होगी, फिर वेन्यूल्स जो है वो वेन्स में। और हमें पता है कि वेन्स जो होती हैं वो फिर से क्या करेंगी, जो ब्लड होता है, अब ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, इस ब्लड को हार्ट में मिला देती हैं। तो एक्चुअली में कुछ इस तरीके का ही क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, आर्टरी हो गया, आर्टीरियोल्स हो गया, कैपिलरी होगी, वेन्यूल्स हो गई और वेन्स हो गई। अब देखो समझना इस चीज को, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। हमने क्या देखा कि जो कैपिलरीज हैं, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपके क्या होंगे, कैपिलरीज हो गई। तो मैं बहुत अच्छी स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आपको समझने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, वेन्यूल्स हो जाएंगे, और फिर यही वेन्स में बदल जाएंगे। ये आपका क्या हो गया, कैपिलरी हो गया, कैपिलरी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो गैसियस का हो या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड के थ्रू आया है और उसको टिश्यू में भेजना है या सेल को भेजना है, वो किसके थ्रू हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, कैपिलरी के थ्रू। तो हम सबसे पहले बात किसकी करते हैं, कैपिलरी की। एक बात बताइए आप, ये जो कैपिलरी है, क्योंकि इसी के थ्रू यहाँ पे कहीं सेल्स होंगे, मतलब टिश्यू होंगे, और टिश्यू तक ये क्या करेगा, जो भी सबस्टांस होता है या गैसेस होते हैं उसको डिफ्यूजन की प्रोसेस से भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये डिफ्यूजन कर रहा है, मतलब कि ये जो मान लीजिए ये कैपिलरी की वॉल है, ये समझो, एक मिनट रुकिएगा, मान लो ये कैपिलरी की वॉल है, यहाँ पे कहीं सेल्स हैं, अब यहाँ से डिफ्यूजन की प्रोसेस से इसको कहाँ जाना है, टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर जाना है। तो आप मुझे बताओ कि इसकी जो वॉल होगी वो पतली होनी चाहिए या मोटी। बिल्कुल सही भाई, देखो मोटी होगी तो डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आएगी, तो हमें क्या चाहिए, पतली वॉल होनी चाहिए। जितनी पतली वॉल होगी उतनी आसानी से डिफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो, सबसे पहले थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, क्या होता है, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होता है। दूसरा काम क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, तो एक्सचेंज अकर थ्रू दीज, किसके किसके बीच में हो रहा है, आपके टिश्यू और ब्लड के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, ये दूसरा लाइन हो गया, बिटवीन लिख दो, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अगला कैपिलरीज जो होती हैं, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इसमें किस तरीके का टिश्यू देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लेयर होनी चाहिए तभी तो डिफ्यूजन होगी ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल एक लेयर होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, और एक लाइन आप लिख सकते हो, नोन एज एंडोथीलियम, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं। अब आप समझो, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन करना है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो यहाँ की जो वॉल होगी, मतलब यहाँ पे जो टिश्यू होगा वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कुछ ऐसा होता है। ये जैसे मान लो एक कैपिलरी है तो बिल्कुल पतली सी, इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस,
सिंपल मतलब सिंगल लेयर, स्क्वैमस मतलब फ्लैट एपिथेलियम की बनी हुई होती है। तो कुछ इस तरीके की होती है ताकि आसानी से ये क्या कर सके, डिफ्यूजन कर सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रही हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कैपिलरी। अब हम बात करते हैं आर्टरी और वेन्स की, ठीक है। देखो आर्टरी और वेन को मैं किस फॉर्म में बताऊंगी, ये ई है, याद रखिएगा। इसको फिर से लिख देती हूँ अच्छे से, वेन। देखो आर्टरी और वेन को मैं डिफरेंस फॉर्म में बताऊंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आर्टरी और वेन्स को अलग से डिस्कस करती हूँ। हो गया, चलो अब हम बात करेंगे किसकी, आर्टरी की, फिर हम बात कर और साथ में वेन्स की भी करेंगे। देखो सबसे पहली बात, जो हार्ट से ब्लड जाता है ऑर्गन्स तक, भाई मान लो ये हार्ट है, इस हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्गन्स तक जा रहा है, तो किसी के थ्रू जाता है, मतलब एक वेसल्स के थ्रू, उसे बोलते हैं आर्टरी। मतलब आर्टरी से कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी से किधर जाता है, ऑर्गन्स की तरफ जाता है। मतलब वो हार्ट से ब्लड को लेकर आएगा और ऑर्गन्स को दे देगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट, ठीक है। ये हार्ट से ब्लड को लेकर आता है, ठीक है। दूसरा, जो वेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, हमने देखा था कि कैपिलरी में जो भी एक्सचेंज हुआ, फिर वो वेन्यूज, वेन्यूज जो है वो वेन्स, तो वेन्स में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ये ब्लड फिर कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, आपके हार्ट में पहुंचा दिया जाएगा। तो वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है, ये हार्ट से लेकर आता है, ये हार्ट तक पहुंचाता है। तो ये क्या करता है, टेक ब्लड, ठीक है, टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। दूसरा, आर्टरीज जो होती है वो कैसे ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो क्या होता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट, देखो कुछ एक्सेप्शन है जिसको मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, तो सिर्फ लिखवा रही हूं, उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। मतलब कि नॉर्मली तो जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हार्ट से लेकर आती हैं, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वेन्स होते हैं यहाँ पे कैसा होता है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, लिखिएगा इसको, हो गया। ये ई है बच्चों, ये क्या है, ई है। तो ये क्या हो गया, ये पल्मोनरी वेन्स जो होता है ये भी एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ भी है, पल्मोनरी वेन्स, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पिछली क्लास में, ठीक है। अब देखो बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि देखो रटो मत, चीजों को ना समझो, क्या कहना चाहता है भाई, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, उसी लॉजिक को पकड़ लो, अपने आप बन जाएगा। आर्टरीज क्या कर रही है, मान लो ये हार्ट है, हार्ट के साथ ही कनेक्ट है, मतलब हार्ट जब पंप होता है तो वो जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, आपके आर्टरीज में। जैसे मान लो ये एक हार्ट है और ये आर्टरी की वॉल है, अब जो ब्लड पंप हुआ वो क्या हुआ, आगे आर्टरीज में गया, क्योंकि ये पंप हो रहा है, मतलब कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड आगे की तरफ गया, तो एक धक्का लगेगा और एक धक्के के साथ वो आर्टरीज में जाएगा।
क्योंकि ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि जब ये जाएगा ना तो ढेर सारा ब्लड आगे की तरफ जाएगा, तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक धक्के के साथ जाएगा। तो हो सकता है कि जो आर्टरी है इसकी वॉल रप्चर हो जाए। भाई उस प्रेशर से, उस धक्के से वो रप्चर हो सकती है, वो टूट सकती है, डैमेज हो सकती है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए भाई, नेचर को क्या चाहिए कि जो वॉल है आर्टरी की वो कैसी होनी चाहिए, रप्चर नहीं होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि इसकी वॉल कैसी होनी चाहिए। भाई इसको रप्चर होने से बचाना है, क्योंकि डायरेक्ट हार्ट से जो ब्लड है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आगे की तरफ आर्टरी में ही जा रहा है। तो आर्टरी में जब ये जा रहा है, इतना प्रेशर के साथ जा रहा है, तो इसकी वॉल को रप्चर कर सकता है। तो हमें क्या चाहिए कि ये रप्चर ना हो। तो इसके लिए नेचर क्या करेगा, इसकी वॉल को मोटा रखेगा या पतला। भाई सिंपल सी बात है, पतला रखेगा तो ये तो टूट जाएगा ना, रप्चर हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि इसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, वॉल कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए, इन इलास्टिक होनी चाहिए। भाई अगर इलास्टिक है तभी तो मान लो थोड़ा सा ज्यादा ब्लड आया तो भी ये आराम से थोड़ा फैल जाएगा, मतलब इलास्टिसिटी होनी चाहिए। तो आर्टरी की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। और तीसरा क्या होता है कि ये कभी आपस में जुड़ नहीं सकती, मतलब कोलैप्स नहीं करेंगी। तो ये क्यों हो रहा है आप समझ पा रहे हो। आई थिंक इस चीज को अब आप रटोगे नहीं कि इसकी वॉल मोटी होती है, इसकी वॉल पतली होती है, क्यों होती है, बस लॉजिक पकड़ो। क्योंकि हार्ट से डायरेक्ट आर्टरी में ब्लड जा रहा है तो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, थिक वॉल, थिक, इलास्टिक एंड नॉन कोलैप्सिबल, नॉन कोलैप्सिबल। ठीक है। अगर मान लो ये छोड़ भी दो लाइन तो भी कोई दिक्कत नहीं। थिक एंड इलास्टिक वॉल्स प्रेजेंट। अब बताओ, जो वेन्स हैं, क्या यहाँ पे हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हार्ट का डायरेक्ट ब्लड जा रहा है क्या, नहीं, ये तो सेल से ब्लड को लेकर आ रहा है ना। और सेल कोई भी पंप नहीं करता, सेल में कहीं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता, तो वहां किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। तो यहाँ की जो वॉल होती है, वेन्स की वॉल होती है, क्योंकि इसका हार्ट से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं, ये तो हार्ट को लेके जाएगी, मतलब लेकर जाएगी और हार्ट को दे देगी। ये हार्ट के ब्लड इसमें नहीं जा रहा, यहाँ पे जो भी सेल्स होते हैं उसका ब्लड जा रहा है, कोई प्रेशर नहीं। इसीलिए इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है एंड इन इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है वॉल प्रेजेंट। ठीक है। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब आप, आई थिंक आप अब इसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट समझना, जो आर्टरीज होती हैं, क्योंकि हाँ देखिए आप समझना, क्योंकि आर्टरीज जो होती है, यहाँ पे जो ब्लड आता है वो क्या हो रहा है, बहुत ही धक्के से आ रहा है, तो वहां पे एक बहुत प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। इसीलिए इसमें क्या होता है, ल्यूमेन जो होता है, मतलब इसमें जो खाली स्पेस होता है ना, वो कैसा होता है, कम होगा। क्योंकि अगर स्पेस कम है तो प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ पे प्रेशर चाहिए। प्रेशर क्यों चाहिए, क्योंकि हर एक सेल को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। जब तक प्रेशर नहीं होगा ना, पीछे से धक्का मारने पे कैसा होता है, भाई मान लो किसी ने आपको पीछे से धक्का मारा, आप बहुत तेजी से आगे की तरफ जाते हो, तो उसी तरीके से आर्टरी में जो ब्लड है उसको भी एक प्रेशर के साथ ही आगे भेजना है, ताकि एक एक सेल तक ब्लड पहुंच सके। इसीलिए इसका ल्यूमेन कैसा होता है, नैरो होता है। तो यहाँ पे नैरो ल्यूमेन होता है, नैरो ल्यूमेन। क्योंकि अगर ल्यूमेन नैरो होगा, मतलब ये जो स्पेस है जहां से ब्लड जा रहा है, अगर ये नैरो होगा मतलब छोटा होगा, तो प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। बड़ा होगा तो प्रेशर उतना ही कम लगेगा। यहाँ पे बताओ कि जो वेन्स होते हैं, यहाँ पे ल्यूमेन कैसा होना चाहिए, नैरो होना चाहिए या फिर आपका ब्रॉड होना चाहिए। भाई नैरो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ कोई प्रेशर का खेल ही नहीं है। तो यहाँ पे कैसा होता है, ब्रॉड ल्यूमेन प्रेजेंट। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि आर्टरी जो है वहां पे इतना प्रेशर के साथ, जैसे ये है ना, ब्लड आया, इतना प्रेशर दे रहा है ना कि वो ब्लड हमेशा आगे ही जाएगा। कभी बैकफ्लो के चांसेस होंगे क्या, आप सोच के बताओ। जो ब्लड हार्ट से आर्टरी में जा रहा है, क्या वो बैकफ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हार्ट तो कंटिन्यूअसली उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है,
कंटिन्यूअसली ब्लड को डाल रहा है तो वो बैक फ्लो का चांस नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि बैक फ्लो नहीं होता इसीलिए कभी भी आर्टरी में वैल्व नहीं होती हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, वैल्व एब्सेंट। और क्योंकि जो वेन्स हैं वहां पे कोई भी प्रेशर नहीं है, ठीक है, तो बैक फ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पे क्या होगा, वैल्व प्रेजेंट। हम रटते हैं कि इसमें वैल्व एब्सेंट होता है, इसमें वैल्व प्रेजेंट होता है। बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ो, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि आर्टरी जो है, सॉरी, कौन सा कॉन्सेप्ट पकड़ने का तुम लोगों को, बस इतना पकड़ने का कि जो आर्टरी होती है वहां पे प्रेशर होता है। बस सारा कॉन्सेप्ट खुद बन जाएगा, तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। वेन्स में कोई भी प्रेशर नहीं होता, बस हो गया। यहाँ पे प्रेशर होता है, ये वाला लाइन पकड़ लो, यहाँ पे प्रेशर होता है इसीलिए इसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए और इलास्टिक होनी चाहिए। यहाँ प्रेशर नहीं होता इसीलिए इसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए और नॉन इन इलास्टिक होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो इसका जो ल्यूमेन है वो कैसा होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। प्रेशर कम है, ल्यूमेन कैसा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। अगला, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है तो बैक फ्लो का चांस नहीं है इसीलिए वैल्व एब्सेंट होता है। यहाँ पे लो प्रेशर है, बैक फ्लो के चांस 90% बढ़ जाते हैं इसीलिए यहाँ पे वैल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और लाइन लिख लेना, यहाँ पे जो ब्लड होता है ना, अपीयर पिंकिश, या आप बोल सकते हो ब्राइट रेड। ठीक है, कैसा दिखता है, पिंकिश या बिल्कुल ब्राइट रेड जैसा दिखता है। लेकिन जो वेन्स होते हैं यहाँ पे कैसा होता है, जो ब्लड होता है वो डार्क रेड होता है, या आप बोल सकते हो ब्लूइश होता है, ब्लूइश होता है। ठीक है, ये भी एक लाइन है। इसके अलावा चलो इतना लिख लो, ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जो आर्टरीज होती हैं वो कैसी होती हैं, आपको नॉर्मली मैक्सिमम क्या होती हैं, एकदम डीप होती हैं। कहाँ पे होती हैं, अंदर की तरफ, मसल्स के अंदर होती हैं। बस एक्सेप्शंस क्या है, दो एक्सेप्शन है। आपकी ये कलाई जो होती है विस्ट, वहां पे एक आर्टरी होती है जो आपको दिखाई देती है, सुपरफिशियल होती है, और एक आपके एक नेक रीजन में एक आर्टरी होती है जो सुपरफिशियल होती है। लेकिन बाकी सारी आर्टरीज जो होती है वो डीप लाई होती है। कहाँ पे रहती हैं, बिल्कुल अंदर की तरफ। लेकिन जो वेन्स होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, वो ऊपर की तरफ। आप जो नॉर्मली देखते हो ना ऐसे ब्लड का फ्लो जहां से हो रहा है वो एक्चुअली में वेन्स होते हैं। सिर्फ दो एक्सेप्शंस थे आर्टरी के, मैंने बता दिया, आप इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, लिम्फ की। देखो लिम्फ भी आपके में दिया हुआ है तो उसे पढ़ना तो जरूरी ही है। जैसे ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, उसी तरीके से लिम्फ भी किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में। और ये भी एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो लिम्फ क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं लिम्फ। मैं इसको थोड़ा डिफरेंस फॉर्म में पढ़ाऊंगी, थोड़ा अलग सा तरीके से। एक तरफ हम ब्लड लिख लेंगे और दूसरी तरफ हम लिम्फ लिख लेंगे, और हम इसको डिफरेंस फॉर्म में पढ़ लेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ लोगे तो कोई नुकसान तो नहीं करेगा ना, कि कर जाएगा, नहीं भाई नहीं करेगा, डोंट वरी। देखो हम बात क्या कर रहे हैं कि जो लिम्फ होता है वो क्या होता है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे ब्लड करता है। भाई ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है ना, उसी तरीके से लिम्फ भी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और ये कैसा होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, होता क्या है इसको आप समझिएगा, एक मिनट। देखो हम लिम्फ के बारे में पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं। लिम्फ क्या होता है, ये अनदर टाइप का फ्लूइड होता है। क्या होता है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड हेल्प्स इन
ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, एक अनदर टाइप का फ्लूइड हो जाए, जैसे ब्लड होता है ना उसी तरीके से। समझो क्या होता है, जैसे हमने बताया था, मान लो ये कैपिलरी है, ठीक है, अब मैं उतना ब्रॉड नहीं बना रही, मान लो ये कैपिलरी है, ये जो कैपिलरी है जब इसमें ब्लड आता है, ये ब्लड है और यहाँ पे क्या है, सेल्स है। ये जो ब्लड है ये क्या लेकर आ रहा होगा, न्यूट्रिएंट्स लेकर आ रहा होगा, अमीनो एसिड लेकर आ रहा होगा, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे, इस ब्लड में आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होंगे, बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये कैपिलरी के पास आएगा, ठीक है, तो फिल्टर होगा, तो फिल्टर होने पे जो कुछ वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर कुछ वाटर होंगे, वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आरबीसी, कौन होते हैं, आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो जो भी प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, या फिर आप कह सकते हो कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये देखो, प्लाज्मा प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस ज्यादातर तो फिल्टर नहीं होते, पर कुछ फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी फिल्टर नहीं होते। तो क्या होता है, जो ब्लड आया इस कैपिलरी में, कैपिलरी के थ्रू ये कहाँ जाएगा भाई, फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो सेल्स होते हैं उनके बीच में फ्लूइड होता है, वहां जाकर ये चले जाएंगे, मतलब वहां वो चले जाते हैं, ठीक है। जाने के बाद वो उस जगह पे क्या करते हैं, एक मिनट आप रुकिएगा, मैं इसको और अच्छे से समझाती हूँ, बस थोड़ा सा, एक मिनट। मान लो ये सेल्स हैं, इनके बीच में कुछ स्पेस भी है, उस स्पेस में चले गए और जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और यही टिश्यू फ्लूइड जो होता है इसी को हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसी टिश्यू फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। तो एक्चुअली लिम्फ कैसे बना, लिम्फ जो है, ब्लड जो है वो जब फिल्टर हुआ, और फिल्टर होने के बाद जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो तो ऊपर ही रह गए, वो फिल्टर नहीं होते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो जैसे डब्ल्यूबीसी या छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिल्टर होकर आ जाते हैं, कहाँ पे, टिश्यू फ्लूइड में, उसी को हम लिम्फ कहते हैं। देखो एक चीज आप समझना, नॉर्मली एनसीईआरटी में लिखता है कि जो टिश्यू फ्लूइड है उसी को लिम्फ कहते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है, होता क्या है कि नॉर्मली जो टिश्यू फ्लूइड है उसको लिम्फ लिखा तो जाता है, बट वो लिम्फ होता नहीं है। जो लिम्फ किसको कहते हैं, इस टिश्यू से जो भी वेस्ट मटेरियल या CO2 को लेकर फिर से इस ब्लड में जो लेकर जाता है ना, पर्टिकुलर उसी टिश्यू फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ कहते हैं। क्या बोला मैंने, देखो लिम्फ का मतलब ये नहीं है भाई यहाँ से जो आया इसमें तो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, अमीनो एसिड भी है, बहुत कुछ है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, टिश्यू फ्लूइड कह सकते हैं। लेकिन वो टिश्यू फ्लूइड जो है वो जब CO2 को, किसको किसको, CO2 को और वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल, इसको जब ये कहाँ भेज देगा, इस ब्लड में भेज देगा, इस कैपिलरी में भेजेगा, पर्टिकुलर उसी टिश्यू फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ कहते हैं। बट आपके लेवल पे ऐसा ही लिखा होता है कि टिश्यू फ्लूइड को ही लिम्फ कहा जाता है। तो अभी आप इतना ही समझो, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब मैं इसको डिफरेंस फॉर्म में समझाती हूँ। अगर आप अभी नहीं समझ पाए तो 2 मिनट दो मुझे, समझ जाओगे। एक तरफ लिख लो ब्लड और एक तरफ लिख लो लिम्फ। ब्लड कैसा होता है, रेड इन कलर होता है, तो रेड कलर होता है, रेड कलर होता है, ठीक है। और ये रेड कलर क्यों होता है, आरबीसी की वजह से होता है, क्योंकि आरबीसी जो होता है उसी की वजह से रेड कलर होता है। जो लिम्फ होता है, क्योंकि जब फिल्टर हुआ था ब्लड तो बड़े मॉलिक्यूल्स जो थे वो ऊपर ही रह गए थे, और उस बड़े मॉलिक्यूल में आरबीसी भी रह गया था, तो आरबीसी तो नीचे गया नहीं। तो आप मुझे बताओ कि क्या लिम्फ कलरफुल होगा, क्या नहीं, तो ये कैसा होता है, कलर लेस होता है। क्यों, नो आरबीसी प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा, यहां पर ब्लड में प्लेटलेट्स भी होते हैं, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, प्लेटलेट्स प्रेजेंट, ये प्रेजेंट लिख रही हूं मैं, और यहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट्स एब्सेंट,
ये भी नहीं फिल्टर होते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जो ब्लड होता है ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है किस किस चीज का, सारी चीजों का। तो ये क्या करता है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, एक चीज और लिख लेना, यहाँ पे क्या होता है, मोर नंबर प्लाज्मा प्रोटीन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन कैल्शियम या फॉस्फोरस लेस नंबर में, कुछ ही फिल्टर होके नीचे लिम्फ में आएंगे, बाकी के नहीं आएंगे। तो क्या होता है, लेस नंबर प्लाज्मा प्रोटीन कैल्शियम फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, ठीक है, हाँ एक चीज और, सॉरी, यहाँ पे लिख लेना, लेस नंबर क्या होते हैं, लेस WBC होता है। यहाँ पे जो ये होता है ब्लड होता है, इसमें WBC कम होते हैं, और यहाँ पे मोर WBC, सारे WBC जो है वो फिल्टर होके लिम्फ में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लेस WBC होता है, यहाँ पे मोर WBC। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। हमें पता है कि जो ब्लड होता है वो किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, किसका किसका ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, ऑक्सीजन का, CO2 का, अमीनो एसिड का, कुछ भी ग्लूकोज का, मतलब सबका। ठीक है, इन सब का एक्सेट्रा, और भी कुछ छूट गए होंगे तो उसको लिख लेना। लेकिन जो लिम्फ होता है, मैंने क्या बताया था कि जो लिम्फ होता है वो टिश्यू फ्लूइड तो है, लेकिन कौन सा, जो वेस्ट मटेरियल, जो टिश्यू के वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, CO2 होता है या फिर कोई अदर सबस्टांस होगा। क्या ऑक्सीजन का भी वेस्ट मटेरियल होता है क्या टिश्यू का, नहीं होता, ऑक्सीजन तो चाहिए उसको, तो सिर्फ और सिर्फ उसी का ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन किसका, CO2 एंड वेस्ट मटेरियल, सबका ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैं बार बार उस चीज को बता रही हूँ। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे WBC बहुत ज्यादा, और WBC क्या होता है, डिफेंस में हेल्प करता है, तो ये किस में हेल्प करेगा। दूसरा, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, इसका होता है हेल्प्स इन डिफेंस। और थर्ड क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है फैट का और फैट सॉल्युबल विटामिन का। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, मैंने ये विटामिन लिखा है, फुल फॉर्म लिख लेना, तो इसमें हेल्प करता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन भी लिख लेना, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, लिख लो इसको, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया, चलो ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, ब्लड प्रेशर की। देखो, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमें पता है कि जो ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू ही क्या होती है, एक एक सेल तक पहुंचती है। जब ये वेसल्स के थ्रू जा रही होती है तो वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ, हम समझे नहीं, ठीक है, 1 मिनट दो, समझा दूंगी। हम बात किसकी कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर, देखो, जो ब्लड प्रेशर होता है, जैसे आपने हमेशा देखा होगा कि भाई किसी, आप कहते हो ना, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, बीपी कहते हैं, बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया। ये जो बीपी होता है वो हमेशा 2 कंपोनेंट में लिखा जाता है। जैसे अगर किसी का बीपी होता है तो आप कहते हो ना 120/80, ऐसा लिखा जाता है। क्या मतलब है आप समझोगे अभी, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो ये एक वॉल है, वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड है, तो ये जो ब्लड है ये इस वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मतलब प्रेशर डाल रहा है, इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। भाई सिंपल सी बात है, ब्लड जो है वो इसी वेसल्स के थ्रू जा रहा है, और ये जो वेसल्स के थ्रू जाएगा वो क्या करेगा,
सॉरी, ये जो ब्लड है वो इसी वेसल्स के थ्रू जा रहा है, और ये जो वेसल्स होगा इस पर ये क्या करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से हमेशा ब्लड प्रेशर, जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं जिनको ज्यादा पता नहीं होता, वो कहते हैं मेरा जो बीपी है वो 140 हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीपी का हमेशा दो कंपोनेंट होगा, 140/80 90 कुछ भी होगा, लेकिन दो कंपोनेंट होंगे। क्यों, समझना। देखो, जब हार्ट जो होता है वो रिलैक्स में होता है, ठीक है, हार्ट जब रिलैक्स स्टेज में है इसको बोलते हैं डायस्टोल। तो देखो क्या होगा, इसका डेफिनेशन आप लिख लोगे ना, चलो लिख ही लोगे वहां पे। देखो, जब हार्ट रिलैक्स में है तो क्या होगा, जैसे ये आपका वेसल है, यहाँ पे ब्लड है, ठीक है, क्योंकि हार्ट अभी रिलैक्स में है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, मतलब नया ब्लड तो अंदर नहीं आ रहा होगा, तो कोई भी अलग सा ब्लड नहीं आया, पहले से जो ब्लड था वही ब्लड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर नहीं एक्सर्ट करेगा, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा लेकिन कम करेगा। ठीक है, तो अभी जब हार्ट जो है वो रिलैक्स में होता है तो जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पे कैसा होता है, मिनिमम प्रेशर होता है। इस मिनिमम प्रेशर को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। ठीक है, और ये कितना होता है, 80 होता है। जब हार्ट जो है वो रिलैक्स में है, कोई नया ब्लड नहीं आया, उस टाइम पे मिनिमम प्रेशर होता है, इसी को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये कितना होता है, 80 होता है, 80 mm मरकरी होता है। दूसरा, जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टोल। ये डायस्टोल और सिस्टोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, ये आपका क्या है, वेसल्स है, इसके अंदर ये पुराना ब्लड है, मान लो ये पहले से जो ब्लड प्रेजेंट था ये। अब जैसे ही आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमें पता है कि ब्लड जो है वो आगे की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे मान लो ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड इधर आया, ये जो ब्लड है वो तेजी से आ रहा होगा, और तेजी से ढेर सारा ब्लड आएगा तो प्रेशर भी ढेर सारा लगाएगा, तो ये जो प्रेशर लगाएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा। और ये कब लग रहा है, जब आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब ब्लड ढेर सारा आपके वेसल्स में जा रहा है, ढेर सारा ब्लड जाएगा, ढेर सारा प्रेशर लगाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये कितना होता है, 120 mmHg होता है। तो आपसे कोई पूछता है कि आपका ब्लड प्रेशर, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। आपने देखा होगा इसी तरीके से लिखा होता है। देखो, ब्लड प्रेशर जो है वो वेरी कर सकता है, जैसे अगर कोई सो के अपना ब्लड प्रेशर ले रहा है तो अलग आएगा, खड़े होके अगर ले रहा है बीपी चेक कर रहा है तो अलग आएगा, या किसी को डिजीज है किसी तरीके की तो उसका ब्लड प्रेशर अलग होगा। एक एज के बाद ब्लड प्रेशर अलग हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है। तो आपको यही याद रखना है, 120/80 mmHg होता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठा के दे देगा, कहीं पे 80/120 दे देगा, कहीं 120 समथिंग कुछ और दे देगा, लेकिन हमेशा नॉर्मल जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। दूसरा, आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन सा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, कौन सा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो ये चीज यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इसको देख लो, ठीक है, ओके। तो इसके साथ ही आपका जो ब्लड वाला टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो कल की क्लास होगी ना, वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सक्रीशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये चीजों को पढ़ते रहो, चीजों को समझते रहो, नेक्स्ट क्लास में हम और नए नए इंटरेस्टिंग चीजों को लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।